लेक्चर नंबर 55। 4:30 इंशाल्लाह आज हम शाम को मिलेंगे। कुछ बच्चे फरमा रहे हैं कि टेस्ट 6 की डिस्कशन करनी है जूम के ऊपर। मैंने कहा करके देख लेते हैं। अच्छा जी, अब मोहतरम अब आप आ जाएं चैप्टर नंबर, अल्लाह आपका भला करे, इनकम फ्रॉम बिजनेस। ठीक है, यूट्यूब पर लिंक शेयर हो जाएगा। अल्लाह आपका नेट चलाए। वैसे जिंदगी सुकून में नहीं आ गई, पढ़ने को टाइम ही टाइम है। ये चीजें डाउनलोड होने पे कोई लगा देते हो और फिर देखते रहते हो कि डाउनलोड हो रही है या नहीं। वॉइस नोट सेंड करके बैठे रहते हो 10-10 मिनट जा रहा है या नहीं। इन चीजों में तो नहीं टाइम जाया कर रहे। दैट्स रियली वियर्ड कहते हैं अंग्रेज, पता नहीं, दैट्स रियली वियर्ड। पेज 159। अब चिनमिन बंद करें। सारे अच्छे बच्चे हाइब्रिड क्लास में और फिजिकल और ऑनलाइन में बैठे हुए हैं। अच्छा जी, पेज 161। अच्छा जी, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आज और काफ़ी ज़्यादा टेंशन चाहिए। सेकंड क्लासों में मोबाइल इस्तेमाल होगा तो टेंशन इससे बढ़ जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि खासियत है मोबाइल की। एक सवाल है कि गवर्नमेंट आपको कभी कभी ग्रांट देती है या गवर्नमेंट आपको किसी एसेट के बाय करने पर कुछ सब्सिडी देती है, यानी आपको कुछ पैसे माफ करती है। तो उसकी डिस्कशन हम करने लगे हैं। गवर्नमेंट आपको एसेट के बाय करने पर, अगर आप कोई प्लांट मशीनरी कोई चीज़ बाय करते हैं तो गवर्नमेंट कहती है मेरी तरफ से सब्सिडी ले लो, मेरी तरफ से ग्रांट ले लो, चाहो तो मेरी जान ले लो। तो अब डिपेंड करता है वो ये कौन बोल रहा है प्लीज, हद होगी। अब डिपेंड करता है कि वो ग्रांट जो है वो किस नेचर की है, उसके ऊपर उसकी जो है वो ट्रीटमेंट डिपेंड करेगी। कई दफा ग्रांट पे कमिश्नर टैक्स मांग लेते हैं और कई दफा ग्रांट पर कमिश्नर टैक्स नहीं मांगता। तो दैट डिपेंड्स अपॉन द सिनेरियो। अच्छा जी, आपने एक प्लांट बाय किया 50 रुपए का, तो आपका आउटफ्लो कितना हुआ? 50 रुपए। आपने एक प्लांट बाय किया 50 रुपए का, आपका आउटफ्लो कितना हुआ? गवर्नमेंट ग्रांट आपको कितने की रिसीव हुई? यानी जब आपने प्लांट खरीदा, तो जल्दी से बैठ के इधर देखें जरा, जब आपने प्लांट खरीदा 50 रुपए का, तो 50 रुपए के खरीदने पर आपको 5 रुपए का गवर्नमेंट की तरफ से तोहफा मिल गया। बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मिस हो गया तो मसला होगा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आपको 5 रुपए का हुकूमत की तरफ से तोहफा मिल गया। ये जो आपको 5 रुपए का हुकूमत की तरफ से तोहफा मिला, इसकी वजह से प्लांट पड़ा कितने का, यानी प्लांट मिला कितने का हमें? 45 का। आपने 50 रुपए की बोतल खरीदी दुकान से, उसने जाते हुए आपको 5 रुपए वाली टॉफी तोहफे में दे दी। तो अब आपने 50 की बोतल खरीदी, 5 रुपए की टॉफी तोहफे में मिल गई, तो इसकी वजह से आपको बोतल शायद 45 रुपए में पड़ी। इसी तरह आपने 50 रुपए का प्लांट मंगवाया बाहर के मुल्क से और पाकिस्तान की हुकूमत ने कहा आप तो प्लांट इंस्टॉल करोगे,
फिर फैक्ट्री लगाओगे, फिर लोगों को तनख्वाहें दोगे, फिर आप जो है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करोगे, तो हम आपसे खुश हैं, तो हम आपको 5 रुपये का तोहफा देते हैं। तो आपको तोहफा मिल गया, गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव हो गई। अब बताएं प्लांट पड़ा किस पे हुआ है, सॉरी पड़ा नहीं, प्लांट पड़ा कितने का, 45 का। अब प्लांट की कॉस्ट क्या होगी फॉर द पर्पज ऑफ डेप्रिसिएशन, ये मैं बताऊंगा। प्लांट की कॉस्ट क्या होगी ये डिपेंड करता है कि वो जो ग्रांट हुकूमत ने आपको दी है उस पर कमिश्नर टैक्स लगाना चाह रहा है या नहीं। अब वो कमिश्नर की मर्जी है, अगर वो टैक्स लगा देगा ठीक है, नहीं लगाएगा तो भी ठीक है, हमें क्या मसला है। तो अब डिपेंड ये करेगा कि ग्रांट टैक्सेबल है या ग्रांट एग्जेम्प्ट है, उसके मुताबिक एसेट की कॉस्ट बदल जाएगी। बट एसेट की कॉस्ट क्या होगी, हम स्टार्ट हमेशा 45 से किया करेंगे। वी विल स्टार्ट फ्रॉम 45 ऑलवेज, हम 45 से स्टार्ट करके डिस्कशन किया करेंगे एसेट की कॉस्ट क्या है। ग्रांट रिसीव हुई, गवर्नमेंट ने कहा कि ग्रांट एग्जेम्प्ट है। गवर्नमेंट ने क्या कहा, ग्रांट क्या है, यानी हम ग्रांट पर टैक्स, जो क्या याद करोगे, हम ग्रांट पर टैक्स नहीं लेते। तो लॉ मेकर ने कहा इसकी कॉस्ट 45 ही है, इसकी कॉस्ट 45 ही है, बस अब 45 को डिप्रिशिएट कर लो। तुम्हें 45 का पड़ा है ना, तो 45 पे रिकॉर्ड करो। और अगर हुकूमत कहती है कि 5 रुपए को इनकम में डाल लो, यानी ग्रांट क्या है, टैक्सेबल। आप चले जाओ। अच्छा, ग्रांट क्या है, टैक्सेबल। ग्रांट टैक्सेबल है, यानी ग्रांट पे टैक्स देना है। अब अगर ग्रांट पे टैक्स देने तो क्या करें, तो भाई फिर तो बड़ी आसान बात है। फिर लॉ मेकर कहते हैं कि आप एसेट की कॉस्ट पकड़ो 45 और इसमें 5 को ऐड बैक कर दो जो आपने माइनस किया था, और दोबारा कॉस्ट उठा के ले आओ किसके ऊपर, 50 के ऊपर। ठीक है, लेकिन चलना 45 से हमेशा, ये बात याद रखिएगा। बारों बार आपने 50 नहीं पकड़ लेना पेपर में, चलना हमेशा 45 से। इन बोथ केसेस स्टार्ट विद द नेट कॉस्ट, हमेशा सॉरी, आपने हमेशा स्टार्ट किससे करना है, नेट कॉस्ट से। आर्टिफिशियल खांसी। ओके, तो अब सवाल मोहतरम ये आ रहा है कि इसके पीछे लॉजिक क्या है। लॉजिक एक दफा सुन लीजिएगा तो याद रहेगी तो ठीक है, ना याद रहेगी तो मसला है। तो लॉजिक इसके पीछे ये है कि इधर हुकूमत आपको फायदा दे रही है, कोई मुंह हिला दें जो अल्लाह ने दिया हुआ है। इधर हुकूमत आपको क्या दे रही है, फायदा दे रही है, क्योंकि ग्रांट माफ कर रही है ना। तो लॉ मेकर कंपनसेशन में आपकी प्राइस का 5% आपको 5 रुपए आपको डेप्रिशिएट नहीं करने दे रहा। कहते ठीक है, हुकूमत ने तुम्हें एक फायदा दे दिया ना, अब मैं तुम्हारा एसेट ही 45 पे रखूंगा, मैं तुम्हारा एसेट 50 पे नहीं रखूंगा। हालांकि तुमने लिया 50 पे है, तो मैं तुम्हें 45 ही डेप्रिशिएट करने दूंगा। नाउ द फ्यूचर डेप्रिसिएशन विल ओनली बी 45। जब खर्चे कम होंगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, इससे आपको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। तो फ्यूचर में आपको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। ऑब्वियसली गाड़ी की कॉस्ट को भी तो यही करता था ना, 80 लाख की गाड़ी होती थी, 75 लाख पे रोक देता था, ताकि डेप्रिसिएशन कम हो, आपके खर्चे कम हो और आपको ज्यादा टैक्स देना पड़े। तो याद रखिएगा, जब भी कॉस्ट कम की जाती है ना किसी चीज की, तो आपको फिर टैक्स ज्यादा देना पड़ता है। कॉस्ट कम होगी तो डेप्रिसिएशन कम होगी ना। ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे, कॉस्ट कम होगी तो डेप्रिसिएशन कम होगी ना। डेप्रिसिएशन कम होने से प्रॉफिट बढ़ेगा ना, प्रॉफिट बढ़ने से टैक्स बढ़ेगा ना। और अगर गवर्नमेंट कहे मैं ग्रांट पे टैक्स लेना चाहती हूं, तो फिर क्योंकि आज आपको गम दे दिया है, तो पड़ा तो 45 का एसेट, लेकिन गवर्नमेंट एक खुशी दे रही है कि इसको दोबारा 50 पे ले जाओ, कोई मसला नहीं, 50 रुपए डेप्रिशिएट कर लो, खैर है, क्योंकि मैंने आपको आज गम दे दिया है, तो कल इंशाल्लाह मैं आपको खुशी दे दूंगा। मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा कि मैं आपको गम के बाद खुशी दिया करूंगा, खुशी के बाद गम दिया, हुकूमत कह रही है। तो गवर्नमेंट ने आज आपको खुशी दी, तो फ्यूचर में आपको गम दे दिया कि आपकी कॉस्ट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया 45 पे। और आज हुकूमत ने आपको खुशी दी, फ्यूचर में आपको, सॉरी मादरत, आज आपको गम दिया, फ्यूचर में आपको खुशी दे दी कि आपके एसेट की कॉस्ट को 50 पे रखा। अब साथ वाले को जरा साइड पे करके आप तसल्ली से अपना नोट करें, बस हमसायों के हकूक का ख्याल रखा जाए,
हमसाए बहुत बड़ी नेमत है। ये उनसे पूछें जो जंगल में सहरा में 4-4 किलोमीटर घूमते हैं और कोई और घर नहीं होता। हाँ, आपने तो हमारे कान खोल दिए। हाँ, इस क्लास में अगर आप अकेले बैठे हो और मैं अकेला हूं फिर तो मतलब बोर हो जाए ना। भाईजान दांत अंदर करो और नोट करो, हर वक्त इसके दांत बाहर होते हैं। ये टेप लाना कल। हाउ डेयर यू। मरहबा मरहबा, वेलकम हाइब्रिड में आ जाएं, तशरीफ रखें। चलें जी, आगे चलें। मतलब होता है स्पीड अप गाइस, समझ जाया करें। टेस्ट 6 की डिस्कशन मुझे लगता है शुरू होगी 4:30 बताया आपको, और जो 4:35 पे ज्वाइन करेंगे उनको पता चलेगा खत्म भी हो चुकी है, क्योंकि 1-2 पॉइंट ही तो डिस्कस होना है। पता नहीं, अब आप लोगों पर डिपेंड करता है। अगर आप लोगों ने उसको 5 बजे तक ले गए तो मैं तो कुछ नहीं कर सकूंगा। आप लोगों के सवाल तो मैं ऑनर करूंगा, बट मेरे ख्याल से थोड़ा सा अपने पाँव पे खुद भी खड़े हो जाएं, जान मार की चीज़ों को समझा करें। सोल्यूशन दे दिए, लकीर के फ़कीर तो नहीं, लोग पूरा CA फाइनल जो है वो बगैर ट्यूशन लिए पढ़ लेते हैं और पास भी कर लेते हैं। आप पता नहीं आप कब खड़े होंगे अपने पाँव के ऊपर। सर आसिफ ने तो कोई क्लासेस नहीं ली CA फाइनल की कभी भी? नहीं, उन्होंने नहीं ली। मैं तो लेता था, उन्होंने नहीं ली। ठीक है, हर बंदे का वो होता है, कर लेते हैं बस, ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है। ओके, डन जी, डन। माय बबलू, माय भालू, माय टिंकू, साथ को कहीं माय टिंकू, माय बबलू डन, माय भालू डन। शर्मा रहे? चलो थोड़ा सा शर्माने दो, कभी कभी शर्माना भी सही सेहत के लिए अच्छा होता है। इतना शर्माया ना करो। वो पूछ रहे होंगे कबूल है, आप सोच रहे होंगे मैं जरा सोच लूं, लेट मी थिंक ऑन इट अगेन अगेन। पेड़ जो 300 बंदा आके बैठा हुआ है वो तुम। पेज 159। सॉरी भाई, अगर किसी ने अपने दिल पे लिया, लेना भी चाहिए था। पेज 161। एन एंटिटी परचेस्ड, बस बातें ना किया करें हाइब्रिड में। एन एंटिटी परचेज एन एसेट कॉस्टिंग 70,000। पेज नंबर 161। एक एंटिटी ने एसेट परचेज किया है 70,000 का। सोल्यूशन की तरफ ना देखें पुत्र, उत्तर देखो। सब्सिडी रिसीव फ्रॉम, मैंने पर्दे में छुपा दी है। सब्सिडी रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट इन दिस रिगार्ड इज ₹15,000। सब्सिडी इसकी कितनी रिसीव हुई है? 15,000। अच्छा, वैसे पड़ा कितने का? 75। आप लोग छोड़ें, आप बताएं पड़ा कितने का? 55,000 का। यही तो सुबह से समझा रहे हैं। खरीदा कितने का? बाहर के मुल्क से फर्ज करें 70,000 का। बाहर के सप्लायर को कितना पे किया? 70,000। या पाकिस्तान से भी खरीदा, कितना पे किया? हुकूमत ने खुश होकर तोहफा भेजा, आपने कागज खोला, उसमें से निकला 15। आपने अपनी बेगम को बताया सुल्ताना इधर आ। सुल्ताना आई, सुल्ताना को कहा कि जो चीज मैंने 70,000 की खरीदी थी उस पर हुकूमत ने मुझे 15,000 का तोहफा दिया। सुल्ताना ने कहा तू भी तो तोहफा है। तो जवाब ये मिला कि 55,000
माइंड नहीं करना ऐसी बात पे। बेगम कहते तो कहना कोई बात नहीं, ये नहीं कहना कि हम तीनों में दसना। तो 55,000 बोले इज द क्या 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 55,000 इज द, नहीं सर इज्जत भी तो कोई चीज होती है, आपको क्या पता इज्जत। 70,000 माइनस 15,000 बोले क्या होता है 55,000। तो पड़ा कितने का? अब देखना ये है कि सब्सिडी माफ है, सब्सिडी माफ है, तो ये 70,000 था और ये कितना था 15,000, और सब्सिडी क्या है ये कितना है 55, तो सब्सिडी माफ है, तो फिर 55 पे ही रखे ना मेरे ख्याल से, डू नथिंग बस। तो व्हाट विल बी द कॉस्ट फॉर द पर्पज ऑफ डेप्रिसिएशन 55,000। कंट्रोल जेड की कमांड अलग रे चल रही हो, तो 55,000 इज द कॉस्ट, 55,000 इसकी कॉस्ट है। मर्जी है भाई आपकी। ओहो, कंट्रोल जेड करके वो पूरी डायग्राम ही उड़ गई, इतने ज्यादा कंट्रोल जेड हो गए थे। कंट्रोल वाई, गुड यार, ये कमांडें सही बना गए हैं जी। इसकी तो डिस्कशन नहीं होनी क्लास में कि कंट्रोल वाई से वापस आ जाते हैं, मैं तो अपने आप से बातें कर रहा था। डू नॉट इंटरफेयर व्हेन आई एम टॉकिंग टू माई सेल्फ, डोंट माइंड यार, कोई बात नहीं कह दो है यार। आगे चलें जी। एन एंटिटी परचेज एन एसेट कॉस्टिंग ₹70,000। एक एंटिटी ने 70,000 का एसेट लिया है फ्रॉम गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से इसने ग्रांट ली है 15,000 रुपए की। अब गवर्नमेंट ये कह रही है, अब गवर्नमेंट ये कह रही है, फिर अपनी नजरों की बात करो ना, अगर नजर आ रहा है तो मुझे तो ना कुछ कहो। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ एसेट, कॉस्ट ऑफ एसेट निकालें, एज्यूमिंग सब्सिडी इज। अच्छा वैसे मुझे बताएं पड़ा कितने का? पड़ा तो 55 का ना, तो शुरू हमने हमेशा कहां से करना है? नेट कॉस्ट से। कितनी? 55,000। सब्सिडी पे गवर्नमेंट कह रही है टैक्स दे दो। अगर सब्सिडी पे गवर्नमेंट कह रही है टैक्स दे, तो आज हुकूमत हमें क्या दे रही है? नुकसान। फ्यूचर में फायदा देगी। फायदा देने के लिए क्या करेगी? हमारी कॉस्ट को दोबारा किस पे उठा के ले आएगी? तो हम ऐड किया करेंगे कब? जब सब्सिडी क्या होगी? बोले तो आज आके खोती बोर्ड थले, सॉरी इफ इट हर्ट्स यू, तो मतलब उधर ही पहुंच गए ना। तो कॉस्ट इज 70,000। सो दैट इज हाउ वी विल ट्राई टू कैलकुलेट इन पेपर। So that were two beautiful questions presented to beautiful people. Now we'll move towards question number 3. अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करेंगे। एक एंटिटी ने परचेज किया एसेट 40,000 का, हुकूमत ने उधार दिया इसके लिए 12,000, कि 12,000 उधार मेरी तरफ से ले लो और इस एसेट को खरीद लो। तो बता दें एसेट कितने का पड़ा लिया। अब इन चक्रों में ना पड़े, क्योंकि ना ये सब्सिडी है, ना ये ग्रांट है, ना ये और कोई चीज़ है। तो ये तो सब्सिडी ग्रांट वो होती है जो हमेशा के लिए आपको मिल गई, जिसको हम उर्दू में तोहफा कहते हैं। साथ वाले को कहते हैं, वो माइंड करता है तोहफा कि तुम तोहफा हो, लेकिन ये तो तोहफा है ना, तो इसको हम तोहफा कहते हैं। क्या लोन को भी तोहफा कहते हैं? लोन तो वापस करना होता है, तो जो चीज़ वापस करनी होती है फिर उस पर यह सेक्शन लगता ही नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इधर तो फिर चक्रों में पड़ने की जरूरत ही नहीं। अल्लाह का शुक्र है, तू ही थले आ, बस कॉस्ट इज। तो यहां पे तो मेरे ख्याल से सिंपली इस 12,000 को पेपर में क्या कर दीजिएगा। हाँ ये बात अगली जगह, अगर आपने लोन लिया हुआ है, गवर्नमेंट उसके ऊपर इंटरेस्ट मांग रही है, तो आप इनकम फ्रॉम बिजनेस निकालते हुए इंटरेस्ट को एक्सपेंस के तौर पर माइनस कर दें, ये बहस अलग है। लेकिन यहां पर ये सेक्शन 76 की एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन से मतलब है यहां सेक्शन 76 लगेगा ही नहीं ना, वो लगाने की जरूरत ही नहीं। नहीं, तो आपके सवाल का जवाब नहीं दूंगा, हो ही नहीं सकता आपके सवाल का जवाब दूंगा। कल आप नहीं आए थे,
कल आप आए नहीं थे, मैं हो ही नहीं सकता, मैं आपके सवाल का जवाब दूं, मैं हो ही नहीं सकता क्वेश्चन में, मैं सुनूंगा भी नहीं आगे बात। क्वेश्चन नंबर 1 दे दें, यही लोग शायद दे के खराब करते हैं, बहन भाइयों में ना ऐसा कोई होता है एक। एन एंटिटी परचेज एन एसेट कॉस्टिंग रुपीज 70,000, इसको जरा दोबारा सुन लें। एक एंटिटी ने एसेट खरीदा है 70,000 रुपये का, तो कॉन्सेप्ट को जरा दोबारा रिवाइज कर लें, जरा पक्का हो जाए। हुकूमत ने तोहफा दिया है 15,000 का। अच्छा मुझे बताएं एसेट पड़ा कितने का? 55,000 का। एसेट पड़ा कितने का? 55,000 का। सब्सिडी क्या है? माफ। मैंने क्या कहा था, अगर सब्सिडी क्या हो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तुम्हारे तो अच्छे वाले कपड़े पहने हुए, ये कौन से कपड़े पहन लिए तुमने यार, लुक नाइस। अच्छा चलो गुजारा चला लें, अब क्या हो सकता है। तो वरना उधर से दोबारा कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, नहीं गुजारा चल रहा तो। नहीं चल रहा ना? नहीं, मज़ा नहीं आ रहा, मुझे नहीं आ रहा, आपको आ रहा होगा। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह, फर्क पड़ता है। अब बताएं अगर ग्रांट एग्जेम्प्ट है तो क्या करना है? मैंने कहा नेट कॉस्ट को नेट कॉस्ट पे ही छोड़ दें। इसका नाम हम मलंग रख सकते हैं, ना छेड़ मलंगा नो, पै जान गे लेग्स नो। तो दैट्स व्हाई यू आर नॉट सपोज टू टच द मलंग्स। तो इसलिए इन मलंगों को छेड़ने की जरूरत नहीं, इसको 45 पे ही पड़ा रहना। जी माय डियर, अब आप सवाल पूछ लें। सब्सिडाइज का नहीं, सब्सिडाइज लोन का इधर कोई तस्वुर नहीं है, सब्सिडाइज लोन का इधर तस्वुर नहीं है, बस सब्सिडी से मुराद तोहफा है, बस वो तोहफा मिलेगा, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे। और अगर माय डियर ऐसा होता, चले ना क्वेश्चन 2 मुझे दोबारा कराएं, आसान सा है लेकिन जरा रिवाइज करें। क्वेश्चन 2 में व्हाट इज नेट कॉस्ट? 55,000। अच्छा मुझे बताएं गवर्नमेंट ने कितनी सब्सिडी दी? 15,000। इस वजह से मुझे पड़ा कितने का? 55 का। लेकिन सब्सिडी क्या है? तो टैक्सेबल होगी तो आपने क्या करना होगा? ऐड। कुछ लोग रट्टा मार लेते हैं, टैक्सेबल होगी तो ऐड करना होगा। मारने रट्टा मारने वो आपकी मर्जी है, तो टैक्सेबल होगी तो ऐड करना होगा। ऐड बैक कर दें कितना? 15,000 आ जाके, ओके, उसको बोर्ड का पता भी नहीं फिर भी यूज कर रहे हैं। अच्छा जी आगे आए माय डियर। अच्छा माय डियर, एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अक्सर ऐसा होता है, व्हाट इज दिस? अक्सर ऐसा होता है, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। अक्सर ऐसा होता है, ये बच्चों के हाथ में लैपटॉप नहीं देना चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि आप जो है वो कोई एसेट खरीदते हैं, उस या नया कॉन्सेप्ट है, आप कोई एसेट खरीदते हैं, उस एसेट के लिए लोन लेते हैं, वो लोन लेते हैं आप फॉरेन कंट्री से। यानी लेवल चेक करें आप अपना, आप इधर बैठे हुए हैं और आपने एसेट खरीदने, और एसेट खरीदने के लिए आपको लोन की जरूरत पड़ी, आप इथोपिया पहुंचे हुए हैं लोन लेने के लिए। तो लोन आपने कहां से लिया? फॉरेन कंट्री से। लोन कहां से लिया? फॉरेन कंट्री से। अब लॉ मेकर ये कहता है कि उस लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट पे कर रहे हो उसकी बहस नहीं करने लगा मैं, उस लोन की रीपेमेंट पे जो एक्सचेंज गेन लॉस आ रहा है। जाहिर बात है जब आपने लोन लिया था डॉलर पता नहीं 300 रुपए का था, अब जब आपने लोन वापस किया डॉलर 320 का है। तो लोन की रीपेमेंट पर जो एक्सचेंज गेन लॉस आ रहा है उसको आप एसेट की कॉस्ट में ले जाओ। अकाउंटिंग वाले ऐसा नहीं करते कभी, वो आप FAR 2 के अंदर पढ़ेंगे, वो एक्सचेंज गेन लॉस को P&L में लेके जाते हैं। एग्जाम्पल पढ़ें पेज नंबर 159 पर। यकम मई को हमने लोन लिया 2 लाख रुपए का, डॉलर का। इस वक्त डॉलर कितने के? 140 का। 30 जून को उसमें से हमने कितने डॉलर वापस कर दिए? 30,000। कितना फिर कभी करेंगे? 1,70,000। कितना लिया?
2 लाख। कितना वापस किया, कितना फिर कभी वापस करेंगे? जब लोन लिया होगा तो लोन लेते हुए डॉलर आपके पास आए होंगे, ऐसा ही है ना? असल में प्रैक्टिकली ये होता है कि बाहर के मुल्क से 2 लाख डॉलर आ जाते हैं, आप उनको बाजार में लेके जाके उनसे पाक रुपीस खरीद लेते हैं, ये होता है। तो जब आपने लोन लिया होगा तो डॉलर आपके पास आए होंगे। उस वक्त डॉलर कितने का था? जब आपने लोन वापस किया होगा तो आपके पास से डॉलर गए होंगे। लेकिन प्रैक्टिकली होता यह है कि आप बाजार जाके पाक रुपीस देते हैं, डॉलर खरीदते हैं 30,000 और 30,000 डॉलर पायलट की जेब में डाल के भेज देते हैं कि बाहर के मुल्क वालों को दे देना। तो दैट इज हाउ इट वर्क्स। तो जब आपने लोन वापस किया होगा तो डॉलर आपकी जेब से गए होंगे। तो लोन लेते हुए इनफ्लो का लफ्ज यूज किया करेंगे और लोन वापस करते हुए आउटफ्लो। कितना? 142। जवाब बताएं पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है? ये तो पॉजिटिव फिगर है, ये नेगेटिव है, -2। इसको आप 2 लाख से मल्टीप्लाई करें, 30,000 से मल्टीप्लाई करें या 1,70,000 से मल्टीप्लाई करें, जितना नुकसान आया उसे एसेट की कॉस्ट में डालना है। नुकसान 2 रुपए का आ रहा है करेंसी के ऊपर, वो सिर्फ 30,000 डॉलर पे आया है। बाकी 1,70,000 डॉलर जब वापस करेंगे उस वक्त पता नहीं फायदा है नुकसान है, वो वक्त बताएगा। और वक्त बताएगा, वो वक्त बताएगा। मल्टीप्लाइड बाय, मल्टीप्लाई किससे किया करेंगे? रीपेमेंट से। जवाब किस में आया? नेगेटिव में। लेकिन इसको नेगेटिव नहीं लिखना, इसको लिखना है लॉस। कितना? ₹60,000 का। 60,000 रुपए का लॉस आ गया। नोट कर लें। किस पे लॉस आया है? रीपेमेंट पर। बार बार बोलें, किस पे लॉस आया है? चलें, एसेट की कॉस्ट तो इस सवाल में दी नहीं हुई। मोबाइल यूज करते हुए जरा कंसंट्रेशन से मोबाइल यूज हो रहा होता है। एसेट की कॉस्ट तो दी नहीं हुई। सवाल मेरा ये है कि इस 60,000 को क्या करें? लॉस को एसेट की कॉस्ट अगर दी होती तो उसमें डालें या माइनस करें? असल में एसेट भी डेबिट नेचर की चीज है और लॉस भी। तो दिस लॉस विल बी एडेड इन कॉस्ट ऑफ एसेट। इस लॉस को एसेट की कॉस्ट में ऐड करेंगे। लॉस को एसेट की कॉस्ट में ऐड करेंगे। 35 मिनट हो गए हैं, हमें बिल्कुल थ्योरी नहीं पढ़ाई। मुझे लगता है आज भी जाके मुझे चैप्टर 1 और चैप्टर 4 और चैप्टर 9 और चैप्टर 10 और चैप्टर 7 और चैप्टर 6 को याद करना पड़ेगा। मैं रिवाइज कर कर थक गया हूं। अब तो ऐसे लगता है जैसे बचपन से पढ़ा हूं मैं ये चीजें। इतना टाइम देते हैं रिवाइज करने का ये लोग। पिछली थ्योरी बंदे पढ़ता रहे बैठ के। अजीब है, वैसे बताइए क्या लोग हैं। अच्छा जी, अब आप आ जाएं पेज नंबर 162 पे। सर कभी हमारी तरफ आके देखें, आपको क्या पता दुनिया ही और चल रही है। आप कौन सी बातें कर रहे हैं रिवाइज करने की? बुरे वाला एक्सप्रेस लिमिटेड, बुरे वाला एक्सप्रेस लिमिटेड, इट इज नॉट H2O ब्रेक माय डियर, आई विल गिव यू H2O ब्रेक, is in the business of manufacturing and sale of component parts of automobile,
असेंबली इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल असेंबली इंडस्ट्री का मतलब होता है वो गाड़ियाँ गुड़ियाँ बना रहे हैं। अच्छा यार, 1 जनवरी 2022 को जो है ना, हमने लोन लिया है $700 का फ्रॉम GHI बैंक USA, विच वॉज यूज फॉर परचेजिंग द प्लांट को परचेज करने के लिए वो लोन इस्तेमाल हो गया है। लोन 7 किस्तों में वापस होना है, बराबर किस्तों में। बराबर किस्त का मतलब है पहली किस्त भी $100 की, दूसरी भी $100 की, तीसरी भी $100 की, चौथी भी $100 की, पांचवी, छठवीं, सातवीं भी $100 की। एक्सचेंज रेट वैसे जिस दिन लोन लिया था ना उससे 98 था। अदर इंफॉर्मेशन, प्रोजेक्ट मुकम्मल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह जून 23 में। तो टैक्स ईयर 2022 में हमने लोन लिया, टैक्स ईयर 2022 में हमने लोन लिया और टैक्स ईयर 2023 में प्रोजेक्ट मुकम्मल हो गया है, लेकिन यूज़ होना अगले साल शुरू हुआ है टैक्स ईयर 2024 में। द टोटल अमाउंट स्पेंट बाय BEL ऑन द प्लांट वॉज 2 लाख। प्लांट 2 लाख रुपए का, प्लांट की कॉस्ट भी दे दी। 1 जुलाई 23 को यानी टैक्स ईयर 2024 में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने खुशी से हमें 10,000 रुपये की सब्सिडी दी है इन रिस्पेक्ट ऑफ प्लांट के बारे में उसने 10,000 रुपये की सब्सिडी दी है। तो बाय डिफॉल्ट वी विल एज्यूम कि सब्सिडी इज एग्जेम्प्ट। सवाल ने बताया नहीं हुआ, सब्सिडी इज एग्जेम्प्ट, इसको कहते हैं बुरा सवाल। तो बाय डिफॉल्ट हम एज्यूम किया करेंगे दैट सब्सिडी इज एग्जेम्प्ट, कि सब्सिडी माफ है। इस पे टैक्स लगेगा नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। लगते लगते लग जाएगा या नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। The first installment of $100 towards the repayment of $, loan was paid on 30 जून 24। पहली दफा लोन रीपे हुआ है टैक्स ईयर 2024 में। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मेरे ख्याल से बनेगी भी $100 की, क्योंकि उसने लिखा हुआ था कि 7 बराबर किस्तों में वापस करना है। द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ $100 टुवर्ड्स रीपेमेंट $, लोन was paid on 30 जून 24। The rupee equivalent of $100 at then rate of exchange was $1 1000 रुपये का, 100 रुपये का, $1 100 रुपये का। तो हमारे पास क्योंकि $100 थे तो इसलिए कितने रुपए लगे? 10,000 रुपये। वैसे अगर ये रेट ना भी दिया होता, पेपर में मिसिंग भी करेगा ना, अगर ये ऊपर देखे ना, अगर ये रेट ना भी दिया होता, इनको अटेंटिव कर देना, ये स्टूडेंट है, क्लास इधर हो रही है। अगर ये रेट ना भी दिया होता तो आप 10,000 को $100 से डिवाइड करके ये रेट भी निकाल सकते थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र उसने रेट दे दिया है। अच्छा, अकाउंटिंग की क्लास में तो शायद जब अवेलेबल फॉर यूज़ हो जाती है चीज़ तब से डेप्रिशिएट करते हैं, लेकिन टैक्स की क्लास में जब चीज़ यूज़ होगी तब से डेप्रिशिएट करेंगे। डेप्शन का सेक्शन घर जाके पढ़िएगा, उसमें लिखा हुआ था यूज्ड का लफ्ज़, तो इसलिए यूज़ इसका शुरू हुआ 31 जुलाई 23 को, इसलिए इसको हम 2024 में पहली दफ़ा डेप्रिशिएट करेंगे और तब ही हम कॉस्ट भी निकालेंगे। लोन तो मुझे पता है 2022 का लिया हुआ है, लेकिन हम सबसे पहली दफ़ा डेप्रिशिएट 2024 में करेंगे और तभी कॉस्ट भी निकालेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सुधा, अगर कभी पेपर में सब्सिडी आ जाए तो थोड़ी सी अकल लगानी है आपने, नेट कॉस्ट से चलना है। वी विल ऑलवेज स्टार्ट विद नेट कॉस्ट। सो अवर नेट कॉस्ट इज 2 लाख और 2 लाख माइनस 10,000। आई थिंक अवर नेट कॉस्ट इज 2 लाख। अभी इससे फर्क नहीं पड़ता कि सब्सिडी टैक्सेबल है या एग्जेम्प्ट है, ये अलग बहस है, वो इंशाल्लाह भी मैं करूंगा कि सब्सिडी टैक्सेबल है एग्जेम्प्ट है। चाहे सब्सिडी टैक्सेबल हो चाहे एग्जेम्प्ट हो, चलना किससे हमेशा? नेट कॉस्ट से। तो लेट्स स्टार्ट विद द नेट कॉस्ट। व्हाट इज नेट कॉस्ट?
बेहतर है पेपर में ना इसको लिख के आइएगा ऐसे 2 लाख माइनस 10,000, लेकिन फिलहाल मैं जरा लिख नहीं रहा। 190,000। अब अगर मैंने थोड़ी देर पहले रट्टा लगवाया था, टैक्सेबल हो तो ऐड कर देना और एग्जेम्प्ट हो तो कुछ भी। मेरे ख्याल से अब इसको छोड़ दें, ये मलंग है, इसको ना छेड़ें। डन, तो इसको मत छेड़ें। अगला काम क्या करना है? अगला काम एक वर्किंग करनी है, एक्सचेंज गेन लॉस ऑन रीपेमेंट, ये वर्किंग करनी है। जब लोन लिया था का रेट लिखना है और जब लोन वापस किया था का रेट लिखना है। ये जरा मैं ढूंढ लूँ, नहीं मुझे हेल्प आउट ना कीजिएगा, मैं कोशिश करता हूँ खुद ढूंढूँ आज। जब लोन लिया था तो रेट कितना था? 98। जब वापस किया तो किधर रह गया है? इनफ्लो मीन्स पॉजिटिव, आउटफ्लो मीन्स नेगेटिव। कितने डॉलर में डियर लोन लिया था? $100। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, इन्ना लिल्लाह। $700 लोन लिया था, $100 वापस कर दिया, $600 वापस करना है। तो कैलकुलेशन किस पे करें? 700 पे, 100 पे, 600 पे। 100 पे किस पे? 100 पे। 100 पे कितना आया? 200। नहीं, 200 के साथ लॉस लिखें। लॉस ऑन रीपेमेंट 200। कॉस्ट फॉर द पर्पज ऑफ डेप्रिसिएशन एज पर सेक्शन 76 इज 192। नोट कर लें, फिर छोटी सी जगह छोड़ के इस पे इनिशियल लॉस रिडक्शन निकाल लेते हैं। खुदा के लिए निकाल लें रजिस्टर, 7 वाले के बैग से आज निकालें। ये मत देखें फिर 1 का है, सी लॉ का है, बस चुप करके निकाल के करना शुरू कर दें सॉल्व। अगर अभी भी तुम बाज नहीं आओगे और सीरियस होकर स्टडीज नहीं करोगे तो मेरे दोस्त तुम कब सीरियस होगे? खुदा के लिए मेरी कंपनी भी छोड़ दो अब, क्योंकि मैं तो खुद बहुत बिजी हो गया हूं। आपने कभी सुना कंपनी बैठ गई? डेप्रिसिएशन बताएं माय डियर, या इनिशियल अलाउंस? जल्दी बोलें, इनिशियल अलाउंस या डेप्रिसिएशन? इनिशियल अलाउंस, क्योंकि प्लान नया है। हाँ जी, 55। बीवी बताएं। 14 लेस। बिल्डिंग के लिए 10, कंप्यूटर के लिए 30, बाकी सबके लिए 15। याद करें जरा ये फिक्रा, बिल्डिंग के लिए 10, कंप्यूटर के लिए 30, बाकी सबके लिए 15। आज रास्ते में बस में हर मुसाफिर को आपने ये बताना है जब आप जा रहे हो, बिल्डिंग के लिए 10, कंप्यूटर के लिए 30, बाकी सबके लिए 15। चपेड़ उतारो इसको बस से। ये किनकी बीवी है मेरे डियर? एक्सेलेंट, कम से कम चलो आहिस्ते आहिस्ते ये तो आपको पता चल गया ना, ये टैक्स वालों की बीवी है। 1 to 1 to 5, 2 कर लो।
नहीं, ऐसा कोई तस्वुर नहीं है। आप FAR 2 तो नहीं पढ़े? पढ़ लिया, हाँ। नहीं, ऐसा कोई तस्वुर नहीं है। थोड़े थोड़े मुराकबे से बाहर आ जाएं हाइब्रिड वाले। अपनी थोड़ी को थोड़ी कहते हैं आप लोग, इसे क्या कहते हैं? चिन कहते हैं। अपनी चिन को टेबलों से उठा लें और वापस आ जाएं दुनिया में। सही है, ये जान लेनी है इस सवाल की। आज अगर 7 वाला क्वेश्चन 5 कर दे तो आपने उसके कंधे पे थपकी देनी है। जल्दी करें, यू हैव ओनली 2 minutes ऑफ योर प्रेशियस लाइफ। आपने 7 वाले से पहले करना है, बस ये आपका ऑब्जेक्टिव है। 2 मिनट में हो जाना चाहिए। डन, ये तो नहीं करना था, अब वो ना करें। अच्छा जी, ओके। माय डियर, कितने लोगों ने सही किया है? ओके। An entity decided to finance the cost of purchasing a plant with a loan in foreign currency. उसने लोन लिया $2000 का, ये कम मई को, when the exchange rate was 140. On 30 June, first repayment of $300 was made when exchange rate was 137. जब लोन वापस किया तो रेट क्या था? +3 into $300। जवाब मेरे ख्याल से पॉजिटिव में आ रहा है, 900। लेकिन प्लस है ना, तो साथ गेन लिखें। तो इफ लॉस
डेबिट नेचर का था तो एसेट डेबिट नेचर का था, तो दोनों जमा हुए थे। अब एसेट डेबिट नेचर के और गेन क्रेडिट नेचर के, इसलिए ये आपस में नेट होंगे। एसेट इज परचेज फॉर 5 लाख, सब्सिडी रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट इज 20,000। इससे कोई नहीं फर्क पड़ता कि सब्सिडी टैक्सेबल है या एग्जेम्प्ट है। हमने शुरू करना है नेट कॉस्ट से। बड़ी नेट कॉस्ट 5 लाख और 480, लेस क्या, लेस कौन बोला था? पहले लेस वाले को क्लास से निकालें, फिर उसके बाद अगला। कोई नहीं, इंसान है, गलती हो जाती है, क्लास से निकालने वाली क्या बात है। आ जाके डन। इट इज नॉट द कॉस्ट फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 76। अभी एक और काम भी करना है, लेस गेन लॉस ऑन रीपेमेंट। So it is the cost for the purpose of section 76 for calculating the depreciation got it? Teeth inside, please. You please, teeth inside, close lips, try it. Okay, now ये हर वक्त हंसता रहते हैं। हाँ चले बच्चों, आ जाएं पेज नंबर 159। पहले 160 पे आए, पॉइंट 10। इफ द ग्रांट, सब्सिडी, रिबेट, कमीशन और मदद is chargeable to tax. If the grant is chargeable to tax, अगर ग्रांट क्या है, चार्जेबल टू टैक्स है, ये वाला सिनेरियो, तो क्या करना है? If the grant is chargeable to tax, then it will be added in the cost. इसको क्या करें, कॉस्ट में ऐड कर लें। इफ द ग्रांट इज चार्जेबल टैक्स विल बी एडेड इन कॉस्ट। अच्छा, अब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बच्चे ये समझते हैं कॉस्ट से मुराद वो 50 है, यानी 50 को 5 में जमा करें, 55 पे कॉस्ट ले जाएं। नहीं भाई, ऐसा कोई तस्वर नहीं है। इससे कॉस्ट से मुराद यहाँ नेट कॉस्ट है, लेकिन पेपर में आपने नेट कॉस्ट नहीं लिखना। तो बोलें इफ द ग्रांट और सब्सिडी इज टैक्सेबल, इज चार्जेबल टू टैक्स, then grant will be added in the cost of asset. वो बात implied है कि net cost में। The cost of an asset does not include the amount of any exempt grant. यहाँ exempt लॉ मेकर ने तो नहीं लिखा, लेकिन क्योंकि नीचे वाली बात टैक्सेबल के लिए है, तो लोग कहते हैं इम्प्लाइड बात है कि ऊपर वाली बात किस ग्रांट के लिए है, एग्जेम्प्ट के लिए। द कॉस्ट ऑफ एन एसेट विल नॉट इंक्लूड द अमाउंट ऑफ एग्जेम्प्ट ग्रांट। द कॉस्ट ऑफ एन एसेट विल नॉट इंक्लूड द अमाउंट ऑफ एग्जेम्प्ट ग्रांट। जादुई छड़ी लाई जाए, डंडा पकड़ा दें, डंडा शरीफ। बोलो बोलो, क्या बोल रहे हो? हाथ करो आगे। अच्छा, the cost of an asset does not include the amount of exempt grant. The cost of an asset does not include the amount of, इसमें नहीं डालनी आपने, बस इस तरह का कोई लिखा हुआ है, अगर घर में याद हो जाए
यकसुई में बैठ के करेंगे तो हो जाएगा, भरे मजमे में बैठ के करेंगे तो भी हो जाएगा। अपने माइंड को समझाना होता है बस, फ़र्क कोई नहीं पड़ता। भरे मजमे में बैठ के याद करें या यकसुई से याद करें या हाइब्रिड में मुराकबा करते हुए याद करें। द कॉस्ट ऑफ एसेट डज नॉट इंक्लूड द अमाउंट ऑफ एग्जाम, ग्रांट, सब्सिडी, रिबेट, कमीशन और अदर असिस्टेंस रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ द एक्विजिशन ऑफ एसेट। ये ग्रांट क्यों मिली थी? एसेट खरीदने के लिए। अदर देन लोन, लोन पे ये सेक्शन नहीं लगना। इसकी तो हमने की थी एग्जांपल, पता नहीं एग्जांपल 3 थी कौन सी थी। लोन पे ये सेक्शन नहीं लगना। 4 खुदा का खौफ करें, क्वेश्चन 3 पेज 161। इसका हमने क्वेश्चन नंबर किया था 1, इसका हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था और लोन का हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था। हाँ, लोन जो रीपेबल होता है वो विद और विदाउट इंटरेस्ट, इससे फर्क नहीं पड़ता कि जिसने आपको लोन दिया है वो आपसे इंटरेस्ट मांग रहा है या नहीं मांग रहा है, इससे कोई फर्क नहीं। लोन विद इंटरेस्ट भी हो सकता है और विदाउट इंटरेस्ट भी हो सकता है। क्या करें यार हाइब्रिड वालों के साथ, ये मुराकबे में चले जाते हैं। 4th रो प्लीज, क्लास हो रही है। जी माय डियर। हाँ नहीं, कम ऑन पेज 159। गर्मी सी लग रही है, इसको 16 पे कर दो तो उठा देना, कोड उतार दें। इफ एन एसेट इज परचेज्ड, अम्मी डांट देंगी, अबू मारेंगे। अच्छा, इफ एन एसेट इज परचेज्ड विद अ लोन फ्रॉम फॉरेन करेंसी, अगर आपने एक एसेट खरीदा है फॉरेन करेंसी लोन से, देन एनी इंक्रीज इन लाइबिलिटी, मुझे तो लग रहा है लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है इधर, 140 की बजाय 142 पे करने पड़े ना। If an asset is purchased with a loan from, then an increase in the liability due to currency fluctuation will be added in the, लेकिन अगर liability decrease हो जाए, लेकिन अगर liability decrease हो जाए 140 की बजाय 137 पे चली जाए, क्वेश्चन 5 पेज 162, डिक्रीज, क्वेश्चन 5 पेज 162, इंक्रीज, ये मिसाल, इंक्रीज की ये मिसाल है और बुरे वाली भी मिसाल है, और डिक्रीज की ये मिसाल है। इफ एन एसेट इज परचेज्ड द लोन फ्रॉम फॉरेन करेंसी, देन एनी इंक्रीज इन द लायबिलिटी ड्यू टू, ये जो बिफोर रीपेमेंट लिखा हुआ है ना, इसके ऊपर एक अलग बहस है, ये कभी मैंने करनी हुई आपसे करूंगा। देन इंक्रीज डिक्रीज इन लाइबिलिटी ड्यू टू करेंसी फ्लक्चुएशन विल बी एडेड और डिडक्टेड इन द कॉस्ट ऑफ एसेट। नेक्स्ट, हाँ जी, एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन के लिए करेंसी फ्लक्चुएशन को अकाउंट फॉर किया जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा इन द ईयर ऑफ अकरेंस। करेंसी फ्लक्चुएशन को कब अकाउंट फॉर किया जाएगा? जब वो अकर होगी। करेंसी फ्लक्चुएशन को कब अकाउंट फॉर किया जाएगा? जब वो अकर कब हुई थी? जब रीपे हुई थी। अकर कब हुई थी? जब रीपे हुई थी, तो उस वक्त इसको लिया जाएगा। ये मालूम करने के लिए कि एक बंदे की लायबिलिटी बढ़ी है या कम हुई है, 0.6, ये मालूम करने के लिए टेक्स ना लगाए ना, सीधे बैठे, टेक ना लगाए,
इन डिटर्मिनिंग वेदर द लाइबिलिटी ऑफ अ पर्सन हैज इंक्रीज और डिक्रीज, ये मालूम करने के लिए कि एक बंदे की लाइबिलिटी कम हुई है या बढ़ी है, हेजिंग एग्रीमेंट विल बी कंसिडर्ड। हेजिंग एग्रीमेंट होते हैं अपने आप को बचाने के एग्रीमेंट, अपने आप को सेव करने के एग्रीमेंट, सेफगार्ड्स के तौर पे एक्ट करते हैं हेजिंग एग्रीमेंट। हेजिंग एग्रीमेंट ये होता है कि अगर आपकी लाइबिलिटी बढ़ गई तो कोई ना कोई आपको आके कंपनसेट कर देता है। तो ऐसी सूरत में फिर आप पेपर में अगर लिखा हुआ कि हमारा हेजिंग एग्रीमेंट हो गया है, हेजिंग असल में आपके सिलेबस में नहीं है उस हद तक, बहरहाल हल्की सी बताने की कोशिश करता हूँ, आई के अपने भी इसकी मिसाल नहीं दी भी कोई। तो हेजिंग अगर पेपर में लिखा हो कि हो गई है तो बस ये फिर जहन में रखिएगा कि आप करेंसी फ्लक्चुएशन गेन लॉस को एसेट की कॉस्ट में ट्रीट ना कीजिएगा, क्योंकि हेजिंग का मतलब है आपको जो लॉस होने आपने किसी से कंपनसेट करवा लेने, तो जब वो लॉस किसी से कंपनसेट करवा लेने तो फिर क्या तुक्के एसेट की कॉस्ट में ऐड करने की। तो इस तरह का एक कॉन्सेप्ट है हेजिंग। तो हेजिंग को कंसिडर करें या हेजिंग इग्नोर कर दें? अगर कंसिडर करेंगे तो इसका इंपैक्ट ये होगा कि अल्लाह का शुक्र है एसेट की कॉस्ट में कुछ ऐड नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि लॉस कहीं और से क्या हो जाएगा, कंपनसेट। कुछ लिखने की कोशिश करें उर्दू में। अगर हेजिंग एग्रीमेंट है तो इसे कंसिडर करें, अगर हेजिंग एग्रीमेंट है तो इसे कंसिडर करें, इग्नोर नहीं करना पेपर में इसे। यानी ये आइन नून ये मोटी ये, यानी ये लॉस किसी से कंपनसेट हो जाएगा, अब एसेट की कॉस्ट में इस लॉस को ऐड नहीं करेंगे। यानी अब लिख रहे नहीं हाइब्रिड में, फिर कहते हैं कि मसला हो गया पेपर में, अब लिखना शुरू किया है। यानी लॉस किसी से कंपनसेट हो जाएगा, अब इसको एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं करेंगे। एक ही टाइप की चीज है ऑलमोस्ट। ओके हद हो गई, आज भी 4 लाइनें पढ़ाए हैं। पता नहीं ये चाहते हैं मैं सारा सिलेबस ही रिवाइज कर लूं, इतना टाइम देते हैं, इतना टाइम देते हैं। ये पेज नंबर 215, मुश्ताक इज अ सोल प्रोप्राइटर। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी इंगेज्ड है इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स। Emmy's profit and loss, page number 214, shows a profit before tax of 18 लाख रुपए for the year ended 30 जून 2021. A review of Emmy's record has revealed the following information. Emmy employs 5 salesmen. शुक्र है मैन लिखा है इसने। एमी ने 5 बंदों को नौकरी दी हुई है। 40,000 हर महीने तनख्वाह दी जाती है उनको कैश में, जिसमें 6,000 रुपए उनको इंटरटेनमेंट ऑफ कस्टमर्स के लिए दिए जाते हैं एट बिजनेस प्रेमिसेस, कि वो कस्टमर्स को बिजनेस प्रेमिसेस में बुला के खिला पिला दें, क्योंकि वो सेल्स मैन है ना,
तो सेल्समैन है, हम मिसाल के तौर पे हमारे कॉलेज में फर्ज करें 5 सेल्समैन है, मैन है, तो ये 5 सेल्समैन, ये 5 सेल्समैन करते क्या हैं? ये 5 सेल्समैन ये करते हैं, एफएससी वाले बच्चों को, ए लेवल्स वाले बच्चों को घेर घूर के लाते हैं, और घेर तो आप लोग बोलते हैं ना, उनको लेके आते हैं, उनको लेके आते हैं और कहते हैं कि 2 साल में आपका कैफ हो जाएगा, 3.5 यार साल में 2 साल में 1 पेज पे सीए करा देते हैं, 2 साल में आपका कैफ हो जाएगा, 3.5 साल में आपके आर्टिकल्स हो जाएंगे, उसके बाद आप जर्मनी नजर आएंगे, पता कोई नहीं अगर जिंदगी रही तो, ये बीच में नहीं बताते वो। तो अब जो है वो आप उनको खिला पिला दिया करें बिजनेस प्रेमिसेस में। अब मुझे बता दें इनकी तनख्वाह कितनी बन रही है? 34,000। ये बातें कर लें, इनको कहें बातें कर लें 2-3। इसकी तनख्वाह कितनी बन रही है? 30 में। असल में ना तनख्वाह अब है ही नहीं 40, उसको असल में 40 पकड़ाया जाता है, और अगर सैलरी के चैप्टर के एंगल से देखें ना तो भी इसकी तनख्वाह 40 नहीं है। ये तो सारा ऑफिशियल ड्यूटी टाइप के लिए कुछ खर्चा वगैरह लग रहा है मुझे। तो अब बता दें, जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को तनख्वाह दे रहा है वो असल में उसको 40,000 दे रहा है कि 6,000 में क्या कर दिया करो, लोगों को खिला पिला दिया करो, और 40,000 में 40,000 माइनस 6,000 34,000 तुम घर ले जाया करो। अच्छा, दूसरे ऐसा भी हो सकता है ना, कॉलेज वाले सिक्योरिटी गार्ड को कहें यार तुम्हें 50,000 मिलेगा, अब सिक्योरिटी गार्ड बड़ा खुश हो जाए, बाद में से कहने के 10,000 रुपया ना तुम इसलिए रख लो क्योंकि बच्चे आते हैं जल्दी जल्दी रिक्शे पे, घर पैसे भूल जाते हैं, तो 10,000 रिक्शे वालों को दे दिया करना। अगर कभी कोई ऐसा हुआ वो तो पहले महीने ही कॉलेज वालों को पता चल जाएगा कि ये पॉलिसी हमारी गलत हो गई थी, सारे बच्चे रिक्शे को पैसे नहीं दे रहे, तो वो 10,000 रुपया तुम रिक्शे वाले को दे दिया करो। अगर कभी बच्चा भूल के पैसे लाने से, तो प्रिंसिपल साहब ने तो ये समझाओ बच्चे सच, और आप लोग बोलते भी सच। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के बारे में कम से कम मुझे ये है कि अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, तो अब उसकी तनख्वाह ही बेचारे की 40,000 होगी, क्योंकि 50,000 उसको प्रिंसिपल साहब दे रहे हैं, लेकिन 10,000 वो उधर खर्च कर देते हैं, तो पीछे बचा कितना? 40,000। तो इधर भी तनख्वाह इसकी कितनी है? 34,000 कर लें मेरे ख्याल से, मुझे तो यही बेहतर लग रहा है। आगे आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू है तो बता दें। तो 34,000 इसकी तनख्वाह है। 34,000 इज ग्रेटर देन 32,000। अब किसी को अगर 32,000 का नहीं पता तो मैं उसकी बत्ती गुल कर देता हूँ, मैं यही मैं कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकता। 32,000 भी किसी को नहीं पता 32,000 कहाँ पड़ा था, तो फिर ये यू मस्ट रेस्ट इन योर हाउस। थोड़ा सा याद है, हमने पढ़ा था 32,000 से ऊपर की तनख्वाह कैश में नहीं, ट्राई करो कैश में, 32,000 से ऊपर की तनख्वाह कैश में देना जुर्म है। ये तो मेरे ख्याल से किसी अच्छे जमाने में पढ़ा था जब आप लोग फिजिकली आया करते थे, ऐसे ही है ना, जब आप लोग फिजिकली आया करते थे तब पढ़ा था मेरे ख्याल से। 32,000 से ऊपर की तनख्वाह कैश में देना जुर्म है। बाकी 6,000 इंटरटेनमेंट है, इसके बारे में देख लेते हैं कि कस्टमर्स को बिजनेस प्रेमिसेस पे खिलाना पिलाना अलाउड है या नहीं। कस्टमर को बिजनेस प्रेमिसेस में खिलाना इंटरटेनमेंट की मद में शेल बी। तो 6,000 पे हमें एतराज नहीं है, किस पे एतराज है? 34,000 पे। सो कंट्रोल एन का बटन दबाएं और नया सफ़ा खुल गया, पहले से ये खुला हुआ है। तो वर्किंग नंबर 1 न्यूमेरिकल के फेस के लिए तो 2-3 लाइनें काफ़ी होंगी। वी आर स्टार्टिंग इनकम फ्रॉम बिजनेस। माय डियर, मेरे भालू, मेरे बबलू, व्हाट इज नेट प्रॉफिट? 18 लाख। आज सवाल रुपीस में करके देखते हैं क्या होता है। सलेरीन कैश 34,000। जराब 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 5 या जराब 12? अगर इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये क्या निकल आएगी?
एक सेल्समैन की तनख्वाह, और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 5 की तनख्वाह 20, ये हाइब्रिड में सेकंड रो में नोट करें, साथ साथ देखें जरा। नहीं, चलें कर लें आप, शुक्रिया। प्लीज टेक केयर अबाउट योर फ्यूचर। लेस एंटर होके टेनमेंट करें। ये तो मेरे ख्याल से अलाउड है ना, दोबारा माइनस कर दें। एंटरटेनमेंट खर्चों में पड़ी होगी बिजनेस की, दोबारा माइनस कर दें या बस ठीक है जान दो, जान दो। ओके, नेक्स्ट। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ओहो, ये 6,000 भी तो 40,000 में डाल के कैश में ही पे हो रहा है ना, तो एक और मसला है कि ये पेमेंट कैश में हो रही है, तो एंटरटेनमेंट का टी अकाउंट बना के इसका कैरी डाउन निकालते हैं। क्योंकि ये पेमेंट भी कैश में तो नहीं होनी चाहिए ना। कैरी डाउन 6,000 ज़रब 12 ज़रब 5 बंदे। ओ डेट इज डेंजरस अकाउंट, इसका टोटल 2.5 लाख से ज़्यादा है। सो डेट इज अनदर पॉइंट जो हमें डिस्कस करना है अब इधर। तो इसका टोटल जो है वो 2.5 लाख से ज़्यादा है। सो डेट इज़ बेट अ डेंजरस थिंग, डेंजरस अकाउंट है। अब इसकी इंडिविजुअल पेमेंट्स देख लेते हैं। एक बंदे को बुलाया, 6,000 दिया, दूसरे बंदे को बुलाया, 6,000 दिया, तीसरे बंदे को बुलाया, 6,000 दिया, चौथे बंदे को बुलाया, 6,000 दिया, पांचवें बंदे को बुलाया, 6,000 दिया। ये सारी जुलाई की पेमेंट्स हो गई, ये सारी जुलाई की पेमेंट्स हो गई। फिर अगस्त में इनको दोबारा बुलाया, एक बंदे को बुलाया, 6,000 दिया, दूसरे बंदे को बुलाया, 6,000 दिया, तीसरे बंदे को लगे रहो, यही करते रहो पूरा दिन। अगले बंदे को बुलाया, 6,000 दिया, अगले बंदे को बुलाया, 6,000 दिया। ये पेमेंट्स हो गई अगस्त की। एंड सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर करते करते जून तक 12 दफ़ा ये होगा और टोटल इसका आ जाएगा 3 लाख। तो माना कि डेंजरस अकाउंट है बट पेमेंट्स तो 25,000 से कम है ना, तो इसलिए महीने का यहाँ कोई चक्कर नहीं है माय डियर, हर पेमेंट का चक्कर है, सिंगल पेमेंट आपने देखनी है। तो अगर खर्चा 25,000 से कम है, चाहे अकाउंट का साल का टोटल 2.5 लाख से ज़्यादा ही क्यों ना हो, तो हमने पढ़ा था कि ये खर्चा माइनस करने की इजाज़त है। तो इंडिविजुअल पेमेंट्स 6,000 से कम में लिख लें, सॉरी 25,000 से कम है, इसलिए अलाउड है, बस कोई मसला नहीं। तो ये कैश पेमेंट देखो, एंटरटेनमेंट इसलिए भी तो देखनी है ना, कैश में पे हो रही है, ये भी तो देखना है। सैलरी के लिए 32,000 का रूल है, बाकियों के लिए तो साल का टोटल देखना होता है। मैंने माय डियर, सैलरी के लिए 32,000 पर मंथ का रूल है, बाकियों के लिए तो पर मंथ का रूल ही कोई नहीं माय डियर। बाकी खर्चों के लिए पर मंथ का रूल नहीं है। ये देखें, ये 32,000 वाला रूल सिर्फ किसके लिए है? सैलरी के लिए, और ये पर मंथ का रूल है। 32,000 के लिए सॉरी सैलरी के लिए पर मंथ का रूल है, और बाकी खर्चों के लिए साल का टोटल देखना होता है। अगर टोटल 2.5 लाख से, तो फिर इंडिविजुअल पेमेंट अगर 25,000 से ज्यादा है और किस में पे हो रही है? कैश में, तो नॉट अलाउड हो गया। तो लिख लें पेमेंट्स 25,000 से कम है, इंडिविजुअल पेमेंट्स लिखें, बल्कि इंडिविजुअल पेमेंट्स 25,000 से कम है इसलिए अलाउड है।
हो गया? चले, मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं क्लासों में। अच्छा, जो एसेट लीज पे लिया होता है ना आपने, लीज पर, अकाउंटिंग वाले कहते हैं कि इसकी डेप्रिसिएशन माइनस कर लो, क्योंकि आप असल में खरीद रहे हो थोड़ी थोड़ी पेमेंट्स करके, इसलिए ये आपका एसेट है, तो आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर लो। और क्योंकि आप पैसे थोड़े थोड़े करके दे रहे हो, तो लेट पेमेंट कर रहे हो, तो लेट पेमेंट पे आप इंटरेस्ट दे रहे हो, तो अकाउंटिंग वाले कहते हैं इसकी डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट रिकॉर्ड कर लो। टैक्स वाले कहते हैं अबे ना 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 चिट्टी, ऐसी बातें ना कर, चिट्टी तुझे समझाया, ऐसी बातें ना किया कर। लाल बोला, मोहतरम लाल बजक्कड़ ने बोला, मोहतरम ऐसा करो कि आप इसकी जगह रेंटल माइनस कर लो। इंटरेस्ट में 80,000 इंटरेस्ट पड़ा है गाड़ी का, जो कि लीज पे ली है। गाड़ी की कॉस्ट 13 लाख है, कॉस्ट को तो छोड़ें, कॉस्ट से क्या फर्क पड़ता है। डेप्रीसिएशन उसकी 2,60,000, क्योंकि कॉस्ट तो P&L में जाती नहीं ना, इसलिए कॉस्ट को तो उल्टाने की कोई तुक नहीं है। तो डेप्रीसिएशन ऑफ 2,60,000 हैज बीन इंक्लूडेड इन एडमिन एक्सपेंसेस। तो डेप्रीसिएशन एडमिन में पड़ी है और इंटरेस्ट फाइनेंस कॉस्ट में पड़ा है। हालांकि रेंटल इस साल सिर्फ 3 लाख पे हुए हैं, ये कहीं नहीं पड़े हुए, ये खर्चों खर्चों में नहीं पड़े हुए। अब क्या करें, लीज वाले एसेट की डेप्रीसिएशन और इंटरेस्ट उल्टा के रेंटल माइनस कर दें। रेंटल करते हैं या करवाऊं? करवाएं। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन कितनी है लीज वालों की? और इंटरेस्ट रंटूल, रंटूल कितना है? डन, फिर आगे आ जाए। अच्छा जी, आपका कोई एसेट बिक जाए तो इस पे 4 बातें हो सकती हैं जो डिस्कस। पहली बात, अकाउंटिंग वालों का गेन लॉस कितना आया। दूसरी बात, टैक्स बोलो करें, जरूरी भी नहीं। अकाउंटिंग वालों की अमोर्टाइजेशन कितनी आई और टैक्स वालों की, वो तो हमें पता है, वैसे बेचने के साल में टैक्स वाले अमोर्टाइज नहीं करते, लेकिन ये 4 सवाल पूछे जा सकते हैं। हमारा जो एसेट बिका, इस साल अकाउंटिंग वालों ने कितना अमोर्टाइज किया, इस साल टैक्स वालों ने कितना अमोर्टाइज किया, वो तो वैसे करते ही नहीं है। अकाउंटिंग वालों का गेन लॉस कितना आया वो उल्टाना है, टैक्स वालों का गेन लॉस कितना आया वो रिकॉर्ड करना है। तो ये 4 ही सवाल पूछे जा सकते हैं अगर कोई एसेट बिका। वैसे तो ये सवाल अलग से लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं आपके समझने के लिए लिख रहा हूं। अकाउंटिंग वालों का लॉस आया है पेटेंट पे 65, ऐड करेंगे करेंगे वो तो मैं वर्किंग 1 में करूंगा ना, अभी तो मैं आपके सामने सवाल का डेटा जरा बेटर तरीके से लिख रहा हूं। अकाउंटिंग वालों का कितना लॉस आया? 65। माय डियर थल्ले आ, गलत जगह पे जाके खड़े हो गए। अकाउंटिंग वालों का लॉस कितना आया? सबर कर जाए, NOTE करने का TIME दिया जाएगा। टैक्स वालों की बीवी थी 430, खिंकी बीवी टैक्स वालों की बीवी। अकाउंटिंग वालों को तो गेन लॉस निकाल के दे दिया ना, तो टैक्स वालों की बीवी कितनी थी और बेचा कितने का?
Yes, I know my guy. Please have a छुरी थले सा please. Let me reach there. नहीं 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 ना, वो रिक्शे वाला अगर गलत मुड़ जाए तो उसकी जान ले ले, पीछे से चाहे गाड़ी भी आ रही है उसे कहते हैं नहीं वापस मोड़ तू. Consideration 524. बीवी अकाउंटिंग वालों की नजर में चपेट नोट करने का नहीं दिया जाएगा. चपेट अकाउंटिंग वालों की नजर में क्या आया? लॉस. कोई सी नहीं आ रही मुझे. और टैक्स वालों की नजर में क्या आया? गेन. अमोर्टाइजेशन चार्ज इन P&L. ये कौन सी वाली अमोर्टाइजेशन होगी जो P&L में चार्ज की है? अकाउंटिंग वालों वाली. बोले अकाउंटिंग वालों वाली. कितनी? मैं देख लेता हूं. माय डियर ने आप रिलैक्स करें, आप टेक लगाएं, भाई को तकिया ला दें. और बेचने के साल में टैक्स वाले अमोर्टाइज नहीं करते. आंडा NOTE कर लें. कलिया कलिया मीन्स साथ साथ नोट कर रहे थे. खड़े हो जाएं. Okay. हो गया भाई. चलें जी आगे. अब अकाउंटिंग वालों की अमोर्टाइजेशन को क्या करें? अकाउंटिंग वाली अमोर्टाइजेशन को उल्टा के टैक्स वालों की अमोर्टाइजेशन माइनस करें. लेकिन टैक्स वाले अमोर्टाइज करते ही नहीं तो बस ठीक है. बोले तो टैक्स वालों की अमोर्टाइजेशन है ही नहीं. अकाउंटिंग वालों का लॉस. बोले उल्टा दें. बोले उल्टा दें. कैसे उल्टाएं? लॉस कैसे उल्टाते हैं? पहले जिंदगी में लॉस आते कैसे हैं? माइनस होके, हरकतों की वजह से माइनस होके आते हैं ना. प्रॉफिट तक पहुंचे, लॉस माइनस हुआ होता है. माइनस हुई हुई चीज को उल्टा कैसे सकते हैं? ऐड करके, मल्टीप्लाई करेंगे. काउंटिंग लॉस जी 65,000. ओ इसको भी तो ऐड ही करना पड़ेगा. ओ ओ ओ का जवाब ओ नहीं होता. ओ का जवाब होता है ओ. इसकी अलग क्लास में रखवाएंगे. अब टैक्स वालों का गेन ये भी ऐड कर दें. दोनों ऐड. एडो ऐड 94,000 लेस. बेटा थोड़े से नीचे हो जो. ऐड वाले बहुत जज्बाती हो गए हैं. जम्मे गफीर लेके आ रहे हैं वो इस दफा. क्योंकि मुझे पता है आप लोगों से साथ भी पेपर में यही होना है. तो एग्जामिनर की थोड़ी हंसी छूटेगी लेकिन आपका नंबर पूरे दे देगा. आपकी जगह खत्म हो जानी है. फिर आपने इधर ऐड लिख देना है. फिर थोड़ी देर बाद नीचे एक और लेस वाला आना है. फिर आपने नीचे और लेस लिख देना है. घूम जाने का ना घूम गया.
सीरियस हो, सीए करें। एमी ने एक सेल्स ऑफिस दुबई में ओपन किया, इसको कहते हैं पहुंची हुई सरकार। कहां पहुंच गया? दुबई कहते हैं। एमी ने एक सेल्स दुबई में ओपन किया है। इन दिस रिस्पेक्ट फर्नीचर, सोचा कि फर्नीचर वहां पाकिस्तान का हो। फर्नीचर जिसकी कॉस्ट कितनी थी? 8.5 लाख। और उसकी बीवी, ओ यानी पाकिस्तान से फर्नीचर यूज हो रहा था वो वहां शिफ्ट किया है। ओ माय डियर, ओके ओके ओके। ये नहीं कि नया फर्नीचर पाकिस्तान से खरीद के भेजे। WDV का मतलब है कि ऑलरेडी हम यूज कर रहे हैं पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में कहीं यूज हो रहा होगा, तो यूज हो गया होगा, तो हमने कहा चलो अब दुबई वाले पे अब उस पर आरबी बैठेंगे, तो हमने पाकिस्तान से बाहर भेज दिया। खरीदा कितने का था? 8,50,000 का। उसकी बीवी कितनी थी? 6,50,000। टैक्स वालों की बीवी कितनी है? अगर ये टैक्स वालों की बीवी है तो थोड़ी देर पहले किसकी बीवी थी? एक्सलेंट, दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट। लिखें, तुम अकाउंटिंग वालों की बीवी हो, क्योंकि ये टैक्स वालों की बीवी है ना, फिर वो किनकी बीवी थी? अकाउंटिंग वालों की। दैट्स नाइस। ओके, अब ये 4 चीजें लिखें। कोई प्रोविजन आपके जहन में आ रही है तो मुझे बता दें, क्योंकि इसको मैंने पोस्ट कल करना है, अब टाइम नहीं है। कोई प्रोविजन जहन में आ रही है तो बता दें हाथ खड़ा करके। एक्सपोर्ट या ट्रांसफर आउट ऑफ पाकिस्तान एक लाइन पड़ी थी, ये डेप्रिशिएबल एसेट है, उन्होंने एक्सपोर्ट कर रहे हैं या ट्रांसफर कर रहे हैं आउट ऑफ पाकिस्तान। तो मेरा ये मशवरा है, आप लोग घर जाके ना पहले सेक्शन 22 का 14 ये जरा रिवाइज कीजिएगा, फिर अभी ऐसा करें कि इसकी तैयारी कर लें, कल आते ही इसको पोस्ट करके सुबह सुबह फारिग कर देंगे। लेट आने वालों से पहले जो है ना इंशाल्लाह हमने फारिग कर देना है। वर्किंग नंबर 3 नोट करें जी। अकाउंटिंग वालों की डेप्रीसिएशन तो सवाल में शायद गिवन नहीं है इस वाले एसेट की, तो उस पर मैं कल बात कर लूंगा। ये बिक गया है एक तरह का, पाकिस्तान के एतबार से बिक गया है, फॉरेन कंट्री के एतबार से तो रिसीव हो गया है, पाकिस्तान के एतबार से तो बिक गया ना। तो बिकने के साल में नो डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। इंटेंजिबल्स के लिए भी यही रूल है, और अकाउंटिंग डेफिशिएंट की बहस कल कर लेंगे। अच्छा जी, अकाउंटिंग वालों का गेन लॉस, इसके लिए थोड़ी जगह छोड़ दें और बोलें क्या? टैक्स वालों का गेन लॉस। अकाउंटिंग वालों का गेन लॉस भी मैं कल इंशाल्लाह कराऊंगा। कॉन्सिडरेशन में से क्या माइनस करें? टैक्स WDV। मुझे फिलहाल सिर्फ अभी चौथी फिगर निकाल दें, क्लास खत्म होने से पहले मुझे चौथी फिगर निकाल दें। टैक्स वालों का गेन लॉस बेचा कितने का? माई डियर, कंसिडरेशन नॉट गिवन, प्लीज माई डियर, कंसिडरेशन नॉट गिवन। बेचा कितने का? बेच के कितने पैसे आए? बेचा तो शायद है ही नहीं, अपने ही दफ्तर में शिफ्ट कर दिया है। और मैंने पता है वो लेनी है, लेट मी तो बेचा कितने का? अपने ही दफ्तर में शिफ्ट कर दिया ना, तो फिर बेचा तो नहीं, बेच के पैसे तो नहीं आए। और ठहर जाओ ना, मीनू भी पता ठहर। अच्छा, WDV 6 लाख। लेकिन ठीक है, इसमें अगर कंसिडरेशन नहीं भी गिवन, तो हमने पढ़ा था अगर कोई एसेट एक्सपोर्ट हो रहा और कंसिडरेशन गिवन ना हो या हो भी तो भी आपने यहां किसको लेना है? तो अगर कंसिडरेशन दी भी होती तो मैं इसको काटता, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे और आपको अब काटना आता है, तो मैं इसको काटता और काट के इसकी जगह क्या लिखता? कॉस्ट।
ये सेक्शन 22 का 14 पढ़ लीजिएगा। फॉर फर्दर डिटेल्स यू कैन कॉन्टैक्ट सेक्शन 22 का 14। बोलें 850,000 लड़ लो तुसी, मैं आपे वेख लेना। तुसी लड़ लो, मैं आपे वेख लेना। You people keep on fighting. Let me pick it myself, guys. To 40,000. That's the things are so easy. Papers are coming very, very easy. कोई पढ़ने वाले होने चाहिए बस। तुम थीर आजमाओ, हम जिगर आजमाएं। क्या लाइब्रेरी का टाइम? तो प्रिंसिपल साहब के पास जाओ ना, मैंने भी उनको कहा था कि कितने बजे तक है अभी? 9। हाँ हाँ उनको जाओ, कहो को 4:30 बजे होगी ना वो। कौन सी कौन सी? नहीं, तो 4:30 बजे है ना जूम मीटिंग। हाँ नहीं, जूम मीटिंग होगी 4:30 बजे, 5-10 मिनट की। क्या इधर कैसे होगी? तो होना ही नहीं किसी ने। 5 मिनट के लिए क्या करने आगे? ठीक है जी। क्यों 9 बजे? क्यों 4:30 बजे? गेम खेलते हैं, ये कोई नहीं है। अच्छा भाई, वो एक शेख नबील साहब आए थे लास्ट टाइम, तो कुछ स्टूडेंट्स उनका बयान सुन नहीं सके थे। अभी रूम 5 में हमने उनको आज दोबारा बुलाया। वो भी लकीली पाकिस्तानी है। तो लास्ट टाइम किसने सुना था? हाँ, तो कोशिश कर लें। आज टेक्स के स्टूडेंट्स वैसे भी कम जाते हैं, FAR 2 के ही ज़्यादा होते हैं। आप लोग भी कोशिश कर लें। देखिए, ज़िंदगी मौत का तो कोई पता नहीं, तो थोड़ी बात सुन के ये फ़ायदा होता है कि ज़रा आखिरत की फ़िक्र पैदा हो जाती है। क्योंकि दुनिया का जिक्र ही 6-7 घंटे सुनते रहते हैं, फिर घर जाके भी उसी पे मेहनत करते रहते हैं, तो फिर दुनिया दिल में सरायत कर जाती है। तो इसलिए कोशिश कर लें आज 150 पे रूम 5 में। ओके, अस्सलाम वालेकुम।